मैंने तुम्हारे बच्चों को उस अंधेरी कब्र से निकालकर जिंदा करने की कोशिश की थी। ये सारे शब्द एक व्यक्ति बोल रहा था जिसे कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था और ये रिप्लाई उन लोगों को दे रहा था जो बाकी वहां कोर्ट में खड़े हुए थे। इसके घर से 25 लाशें बरामद हुई थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। आखिरकार यहाँ मामला क्या चल रहा था? आखिरकार ये बंदा कौन था, किसको ये रिप्लाई दे रहा था, और इतना बड़ा कांड कर देने के बाद भी कोर्ट ने इसे जाने दिया? असल में यहाँ पर क्या चल रहा था, इसकी पूरी कहानी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्ड अनसोल्ड केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हॉरिफाइंग केस। 1 सितंबर 1966 रसिया, ये वो जगह थी जहां पर एनाटोली मुस्कबीन का जन्म हुआ। उसके माता पिता अपने बच्चे का बड़े ही प्यार से पालन पोषण करते हैं। उसे धीरे धीरे कर जब वो बड़ा हो रहा था तो उसे स्कूल भेजना शुरू किया। वो स्कूल में जा रहा था, बड़े ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा था, और यूं ही टाइम बीत रहा था कि एक दिन ऐसा आया जब वो अपने स्कूल से वापिस आ रहा था तो उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठा होकर किसी तरफ जा रहे थे। तो वो वहीं पर खड़ा हुआ और देखने लगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और कुछ ही देर बाद उनमें से कुछ एक लोग उसके पास आए और उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगे। वो भी उनके साथ चलने लगता है। अभी वो काफी ज्यादा छोटा था और लगभग 12-13 साल का वो रहा होगा, और अपने आप को तो वो उनसे नहीं छुड़वा पाया, तो वो उनके साथ साथ ही चलने लगता है। वहां आगे चलने के बाद उसे पता चलता है कि असल में ये एक 11 साल की लड़की नताशा पेट्रोवा की अंतिम यात्रा है। तो कोई बात नहीं, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, तो हो ना हो कुछ ही देर बाद ये लोग मुझे वापस छोड़ देंगे। ये बात सोचकर वो उनके साथ साथ वहां कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने विधि विधान के साथ उस लड़की को दफनाने लगते हैं। और जब उस लड़की को दफनाया जा रहा था तो उसके जस्ट कुछ ही देर पहले उस लड़के को सामने लाया जाता है, और उस लड़की की मां ने उस लड़के से कहा कि तुम इसका माथा चूमो। लड़की मर चुकी थी और इस बात को लेकर लड़के ने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है और इसके साथ क्या हुआ था, और जो अब ये आप माथा चूमने वाली बात कर रहे हैं मैं ये नहीं करने वाला। लड़की की मां ने लड़के का जबरदस्ती सिर पकड़ा और उसके सिर को पकड़कर लड़की के माथे से लगा दिया। और एक बार जब उसने किस कर लिया तो उसके बाद जब दोबारा से उसकी मां ने बोला कि अब फिर से इसे किस करो, तो लड़के ने अपने आप उसे किस कर लिया। कुछ ही देर बाद वो लोग 2 रिंग्स भी लेकर आते हैं, जिसके बाद एक अंगूठी लड़के ने लड़की को पहनाई और दूसरी अंगूठी लड़की की तरफ से लड़के को पहनाई गई। ये सभी चीजें हो जाने के बाद लड़के को छोड़ दिया गया और उसकी मां ने कहा कि बेटा ये एक छोटा सा रिचुअल था और अब तुम अपने घर जा सकते हो। लड़का अपने घर आया और अपने माता पिता को तो उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और यूं ही उसकी जिंदगी चलने लगी। लेकिन इस घटना के 2 ही दिनों बाद वो लड़का महसूस करता है कि जिस लड़की को उसने कब्रिस्तान में चूमा था वो हर रोज रात उसके सपने में आती है, और वो सपने में आकर उससे काफी सारी बातें करती है। और इस बात को लेकर वो लड़का काफी ज्यादा टेंशन में रहने लगा कि यार ये हर रोज मेरे सपने में आती है, और जिस भी तरह से मैं सपने से बाहर निकलना चाहूँ तो मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो उसने ये बात अपने माता पिता से कही, और उसके माता पिता ये बात सोचकर कि हो सकता है ये कुछ ज्यादा ही हॉलीवुड मूवी देख रहा है और इसके दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा असर गया होगा, तो वो लोग उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और डॉक्टर ने भी यही बात सोची कि जरूर ये फिल्में कुछ ज्यादा ही देखता है और उन्हीं से ये प्रभावित होकर ये सारी की सारी मनगढ़ंत चीजें अपने दिमाग में बना लेता है, और रात को तो वही चीजें दिमाग में आएंगी जो कि पूरा दिन हम लोग देखते हैं। वो उसे कुछ दवाइयां देता है, कुछ थेरेपी देता है, और उसके बाद वापस उसे घर पर भेज देता है। जब वो ये सारी दवाइयां ले रहा था और थेरेपी सेंटर पर भी हर रोज वो जाया करता था, तो इसी बीच रात को जब वो सो रहा था तो वो लड़की उसके सपने में आती है और उसने आकर कहा कि क्या मेरे तुम्हारे सपने में आने से तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है? तो उस लड़के ने सपने में ही उससे ये बात कही कि तुम मेरी इस तरह ख्यालों में मत आया करो, और इस बात से मैं काफी ज्यादा डिप्रेस रहता हूँ। तो लड़की ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे आज के बाद सपने में नहीं आऊंगी,
दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें रात को सोते समय किसी न किसी लड़के का और किसी लड़के का दांत अपने तकिए के नीचे रखना होगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे सपने में आना बंद कर दूंगी और उसके बाद मैं जाया करूंगी उस लड़के के सपनों में। तो उसने ये सारी की सारी बातें आकर अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बताई कि यार इस तरह का मेरे साथ हादसा हुआ था, मैं थेरेपी वगैरह ले रहा हूँ, गोलियां भी खा रहा हूँ। तो कल रात को पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की मेरे सपने में आई और मेरे को ये सारी की सारी उसने बातें बताई। तो मुझे एक दांत चाहिए जिसके बाद मैं पूरी तरीके से उससे आजाद हो जाऊंगा। तो उन सारे दोस्तों ने मिलकर जुगाड़ करना शुरू किया एक ऐसे दांत का, और वो लोग कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर भी लाए। इस बारे में किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ कि आखिरकार उन लोगों ने कहां से वो दांत कलेक्ट किया था, और ना ही इस बारे में एनाटोली ने साफ साफ बताया है। तो वो लोग वो दांत लेकर एनाटोली को देते हैं और एनाटोली ने अपने सिरहाने वो दांत रख लिया। जिसके बाद अगली सुबह जब वो उठता है तो उसने पाया कि वो लड़की उसके सपने में आई ही नहीं, और इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन जब से उसने उस लड़की को किस किया था, उसे वेडिंग रिंग पहनाई थी, और जब से वो उसके सपनों में आ रही थी, ये बात उसे काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी कि मरने के बाद भी व्यक्ति किस तरह से अपने इस वर्ल्ड में घूम सकता है और मरने के बाद की जिंदगी कैसी होती होगी। और अगर वो लड़की मेरे सपने में आ रही थी तो क्या वो अपनी वापस उसी बॉडी में नहीं जा सकती? हो सकता है वो वापस अपनी बॉडी में चली जाए तो वो जिंदा हो जाए। और इसी तरह की बातें करते करते वो वापस अपने स्कूल में फिर से काफी ज्यादा बिजी हो जाता है और अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब एक व्यक्ति ने उसे किडनैप कर लिया और उसे सेक्सुअली असोल्ट किया। वो उस आदमी के चंगुल से बचकर वापस तो आ गया, लेकिन वापस आने के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो पब्लिकली इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था, जबकि अपने रूम में चुपचाप बैठा रहा करता था। उसकी पढ़ाई वगैरह बिल्कुल अभी भी चल रही थी और वो पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान देने लगा। और इसी तरह अकेला रहते रहते एक दिन उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके साथ क्या कुछ घटा था, किस तरह से वो लड़की उसके सपने में आया करती थी जो कि एक टाइम में मर चुकी थी। और इसी बात को लेकर उसका इन सभी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि अगर किसी बॉडी में अगर फिर से आत्मा डाल दी जाए तो क्या वो शरीर चलने लगेगा, वैसे काला जादू क्या है, रिचुअल्स वगैरह क्या होते हैं और ये सब क्यों किए जाते हैं। और इसके साथ ही उसने इस बारे में भी पढ़ाई करना शुरू किया कि अगर किसी व्यक्ति की आज मौत हो जाती है तो उसके शरीर के साथ क्या होगा, उसकी आत्मा के साथ क्या होगा, और इसी तरह के काफी सारी और भी वो पढ़ाई करना शुरू करता है। इस चीज में उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने आगे चलकर इसी से रिलेटेड पढ़ाई भी करना शुरू कर दिया। वो अब तक कब्रिस्तान में जाने लगा था और इस बारे में भी रिसर्च करने लगा था कि असल में काला जादू क्या है और किस तरह से ये काम करता है। अगर हम लोग इसे साइंस से मिला दें तो क्या ये एक मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर पाएगा। उसने सिर्फ इसी बात को जानने के लिए काफी सारी किताबें खरीदी, एक किताब की थ्योरी दूसरी से उसने मिलाई और इसी तरह किताबें इकट्ठा करते करते उसने एक पूरी की पूरी घर पर ही लाइब्रेरी बना दी, जिसमें लगभग बाद में देखा गया था जब तो उसमें 60,000 किताबें मौजूद थी। और वो भी सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, बॉडी की उसकी सारी गतिविधि किस तरह की रहती है, काला जादू वगैरह किस तरह से काम करता है। और साइंस की भी उसने काफी सारी किताबें खरीद रखी थी। और इसके अलावा उसने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था, आप लोग इस बात से भी अंदाजा लगा सकते थे कि इस टाइम तक उसने 13 लैंग्वेज सीख ली थी और हर एक लैंग्वेज की अलग अलग किताबें वो पढ़ रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बात की नॉलेज को इकट्ठा कर सके आखिरकार इंसानी शरीर किस तरह से काम करता है और इसके अंदर जो आत्मा है वो किस तरह से काम करती है, और क्या मर जाने के बाद डेड बॉडी कब्रिस्तान में होती है तो वो किस तरह का रिएक्शन करती है। और इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कब्रिस्तान में बिताने लगा। वो अपना सारा का सारा तामझाम उठाकर, जैसे कि खाना हुआ, पीना हुआ, या फिर अपना बोरिया बिस्तर जो कि वो अपने साथ लेकर जाता था ताकि वो रात को अकेला वहीं कब्रिस्तान में रह सके और देख सके कि वहां पर क्या गतिविधि हो रही है। उसने इस चीज के बारे में हद से ज्यादा पढ़ाई कर ली थी तो उसे काफी सारी नॉलेज थी, जिसके बलबूते वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन जाता है। उसने उन सारी किताबों को देखकर और पढ़कर उनसे जो भी उसने समझा था उन सभी को लेकर अपनी खुद की पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा वो इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा था कि उसने खुद की अपनी एक डिक्शनरी भी बनाई थी। तब तक वो 37 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। वो पूरे तरीके से इसी चीज में डूबा रहा करता था कि आखिरकार मैं इस चीज को किस तरह से समझ सकता हूँ। लेकिन घर वालों ने जब दबाव दिया तो आखिरकार उसने इस बात के लिए
हाँ भर ली कि चलो मैं शादी भी कर लेता हूँ। लेकिन शादी करने से पहले उस लड़की को एनाटोली ने साफ साफ ये बात बोल दी थी कि वो कभी भी उसके साथ फिजिकल नहीं होगा, और अपनी सारी की सारी रिसर्च के बारे में उसे बताया कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, और काफी सारे काले जादू की किताबों में बताया गया है कि इसके लिए व्यक्ति को वर्जिन रहना काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं आगे चलकर तुम्हारे साथ कभी फिजिकल नहीं होऊंगा। लड़की का नाम यूलिया था और उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम यही सब कर रहे हो तो मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं। और जब दोनों ही शादी के लिए तैयार हो गए तो उनकी शादी भी करवा दी गई। शादी के बाद भी उसने ना तो वो अपनी वाइफ के साथ कभी फिजिकल हुआ, ना उसने शराब पी, ना किसी तरह का कोई और नशा किया, और हमेशा वो इन सभी चीजों से दूर रहा। अभी भी उसका कब्रिस्तानों में जाना यूं ही चला हुआ था, और 2005 से 2007 तक उसने 750 से कहीं ज्यादा कब्रिस्तानों को विजिट कर लिया था। और इसी तरह विजिट करते करते वो एक कब्रिस्तान में जब पहुंचा हुआ था अपना सारा का सारा राशन पानी लेकर, तो वहां पर उसे पता चलता है कि अभी अभी कुछ एक लोग आए हैं जो कि अपने एक परिचित को यहाँ पर दफनाने वाले हैं। तो वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ और उसने कहा कि आज तो बात बन गई, और वो वहीं पर बैठकर वहां उन सारी चीजों को देखने लगा कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं और उस बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। वो वहां पर सारी चीजें देख रहा था, और जब उनके परिवार वालों ने जो कि उस बॉडी को लेकर आए थे, जब वहां से वो लोग चले गए तो वो उस बॉडी के पास जाता है और उसे खोदकर बाहर निकालकर अपने साथ अपने घर पर लेकर गया, और उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाकर नए नए उसे कपड़े पहनाता है और बिल्कुल एक डॉल की तरह बनाकर उसे एक टेबल पर रख देता है। अभी तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगा था, और अब टाइम आ चुका था 2009 का, जब पूरे शहर में ये तहलका मचा हुआ था कि कब्रिस्तान से काफी सारी लाशें गायब हो रही हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, और ऐसा कौन है जो कि जीते जी उनके पास नहीं आया और मरने के बाद उनसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उन्हें उनकी कब्र से ही निकालकर अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही थी और इसके पीछे कोई और नहीं जबकि अपना शिकारी एनाटोली ही था। वो वहां कब्र के पास जाता और उनसे उन सभी लड़कियों को निकालकर अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता। पुलिस ने एक दिन उसको इसी तरह रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो एक कब्र से एक लड़की की लाश निकाल रहा था। पुलिस ने उसे वहीं पर धर लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि इतनी सारी जो लड़की गायब हो चुकी हैं वो कहां पर है। तो उसने कहा कि जनाब आप लोग इतना गुस्से में क्यों हैं, मैं आपको सारी की सारी चीजें दिखाता हूं, चला आप लोग मेरे साथ चलिए। और एनाटोली उन पुलिस वालों को अपने साथ अपने घर पर लेकर गया। वहां पर जाते ही एनाटोली के माता पिता दरवाजा खोलते हैं और अपने बेटे के साथ पुलिस वालों को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने पूछा कि जनाब इसने क्या कर दिया। तो पुलिस वालों ने कहा कि कुछ नहीं, जरा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद पूरी बात खोलकर बताएंगे। और ये सारी बातें होते होते पुलिस वाले जा पहुंचते हैं एनाटोली के रूम में, और वहां से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। लेकिन पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण बदबू आ रही है। और जो अजीब चीज उन लोगों को वहां पर मिली वो ये थी कि वहां पर काफी सारी डोल रखी हुई थी। पुलिस वाला आगे बढ़ने के लिए एक डोल को उठाकर दूसरी तरफ रख देता है, और जब उसने वो डोल उठाई तो उसके अंदर से एक म्यूजिक बजने लगा। उसने वो डोल साइड में तो रख दी, लेकिन उसने ये बात भी पूछी कि एनाटोली अब तुम ये बात पूरी एक्सप्लेन करके बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और तुम इतने बड़े हो चुके हो, एक प्रोफेसर हो, तो तुम्हारे पास इन सभी डोल्स का क्या काम, और जो तुम्हारे रूम से ये बदबू आ रही है आखिरकार ये किस चीज की है। ये सारी बातें एक पुलिस वाला एनाटोली से पूछ ही रहा था कि दूसरे ने कहा कि जनाब मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह की डोल हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब हैं। तो एनाटोली ने सारी बातें खोलकर बताई कि जरा आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, आपस में ही इतने क्यों ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। उसने कहा कि ये सारी की सारी असली लड़कियां हैं जिन्हें मैंने डोल का रूप दिया है। तो एनाटोली ने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से मैं इस चीज से प्रभावित हुआ और क्या कुछ मेरी जिंदगी में घटा था, और वो सारी चीजें जिस तरह की उसकी जिंदगी में बीती थी और उसके कारण ये इस चीज में आया था, दांत वाली उस रिचुअल वाली सारी कहानी उसने पुलिस वालों को बताई। और उसके बाद बताया कि अब मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ और वहां पर जिस भी लड़की को अभी अभी कुछ ही दिन पहले दफनाया हो उसे अपने साथ ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद मैं उसे पूरे तरीके से डोल में बदल देता हूँ, और डोल में बदलने की भी उसने पूरी की पूरी प्रोसेस बताई कि आखिरकार मैं इन्हें इतने दिनों
तक बिना डिकम्पोज हुए अपने पास कैसे रख लेता हूँ। उसने बताया कि इसके अंदर मैं काफी सारी ऐसी चीजें भर देता हूँ जैसे कि रुई वगैरह हुई, और इन्हीं के साथ भर देता हूँ एक म्यूजिक सिस्टम, जिसे अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह रखूंगा तो वो आवाज करेगा। पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने इतनी सारी लड़कियों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और ये सब तुम आखिरकार फिर करते क्यों हो, चाहते क्या हो, मतलब तुम इनको यहाँ पर लेकर ही क्यों आए हो। तो उसने बताया कि सर मैं इस तरह शादी तो कर चुका हूँ, लेकिन मेरे उसूलों के कारण मैं उससे अपनी वाइफ से कभी फिजिकल नहीं हुआ और इसके बिना बच्चे तो होने से रहे, और किसी बच्चे को मैं एडॉप्ट कर पाऊँ इतने मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने ये बात डिसाइड की कि जो लोग इस तरह अपने बच्चों को दफना आते हैं मैं उन सभी बच्चों को वापस ले आऊं, और इस तरह मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, उनके बलबूते मैं इन्हें जिंदा कर दूं। तो ये सारे के सारे बच्चे जो आपने यहाँ पर देखे हैं मैं इनको एक ना एक दिन जिंदा करने वाला हूँ। और वैसे भी बातें तो आज भी मैं इनके साथ करता हूँ, मैं इनके साथ टीवी देखता हूँ, और वैसे भी इनमें से हर एक बच्ची का मुझे नाम याद है, इनका हैप्पी बर्थडे कब आने वाला है ये भी मुझे पता है, और जब भी किसी का बर्थडे आता है इनमें से तो हम लोग सभी मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। पुलिस वालों ने उसके माता पिता की तरफ देखा और कहा कि ये तो पागल है शायद, लेकिन आप लोग तो नहीं, आप लोग किस तरह से वो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके माता पिता पूरे तरीके से घूम चुके थे कि हमें खुद नहीं पता जनाब कि ये हमारा लड़का यहाँ पर क्या क्या करता रहता है, हम लोग तो वैसे ही नहीं आए कि काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ता है और पढ़ने के कारण ही शायद इसके दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर आ चुका है कि ये अकेला रहता है, और ये जो बर्थडे मनाने वाली बात बोल रहा है इसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। पुलिस वालों ने देखा कि इन सभी लड़कियों का फेस बिल्कुल डॉल जैसा है, तो उन्होंने पूछा कि आखिरकार इसमें क्या राज है। तो एनाटोली ने कहा कि जनाब इनका फेस एक दिन डिकम्पोज हो जाएगा, जिसके चलते मैं बाजार से एक नई गुड़िया लेकर आया और उसके फेस को काटकर मैंने डॉल का वो कटा हुआ फेस इनके चेहरे पर चिपका दिया है, और कभी कभार इनकी आंखें भी डिकम्पोज हो जाती हैं, तो मैं उन गुड़ियाओं की ही आंखें निकालकर अक्सर इनकी आंखों में लगाता रहता हूँ। ये सारी जब इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी तो एनाटोली के पिता इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गहरे सदमे में चले गए, और उनको वहीं देखते ही देखते हार्ट अटैक आ गया। एम्बुलेंस आती है, उन्हें अपने साथ लेकर चली गई, और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि इनकी माँ को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, क्योंकि वो ये सारी चीजें देख नहीं पाई। पुलिस वहां पर बैकअप फोर्स को बुलाती है, और वहां पर और जब छानबीन की गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर टोटल 26 तो ऐसी गुड़िया मौजूद हैं जिसे एनाटोली ने एक गुड़िया का रूप दे दिया था, और इसके अलावा भी काफी सारी यहाँ पर हड्डियां मौजूद हैं और काफी सारे और भी अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जैसे जैसे वो लोग उसके गैराज में पहुंचते हैं, थोड़ी और छानबीन करते हैं, तो उन्हें वहां से टोटल 150 के लगभग डेड बॉडी मिलती हैं। पुलिस वाले ये सारी चीजें देखने के बाद एनाटोली को कोर्ट में पहुंचाते हैं, और वहां पर जब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो उसने कहा कि जनाब मैं किसी भी तरह का कसूरवार नहीं, जबकि मैं तो सिर्फ इन लड़कियों को वापस से जिंदा करना चाहता था। और वैसे आप लोग मेरी किताबें देख सकते हैं, मैंने खुद की एक डिक्शनरी भी लिख रखी है, और मैं इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। हो ना हो एक न एक दिन मैं इन लोगों को जिंदा कर दूंगा। एनाटोली ने किसी की जान तो नहीं ली थी, लेकिन जो लोग पहले ही मर चुके थे उनकी बॉडी के साथ छेड़खानी के चलते उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है। अभी भी उसका केस चल रहा था, और काफी सारे एनाटोली के जब टेस्ट करवाए गए तो उसमें पता चलता है कि ये दिमागी तौर पर थोड़ा हिला हुआ है, और इसी के कारण इसने ये सारे कारनामे रच दिए। तो कोर्ट ने भी सोचा कि वैसे भी ये इन्हें जिंदा करने के लिए बोल रहा है, और इसने जो पहले ही मर चुके हैं उन लोगों के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इसे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है बेचारा अकेलेपन के मारे इन्हें जिंदा करने के लिए सोच रहा हो, ताकि इसका अकेलापन मिट सके, और वैसे भी इसके बच्चे नहीं हैं और ये एडॉप्ट भी नहीं कर पा रहा था। तो इन सभी चीजों के चलते पुलिस ने उसे जेल की सजा तो नहीं सुनाई, लेकिन उसे एक सजा जरूर सुनाई कि उसे जाकर अपना इलाज अच्छे से करवाना होगा। ये सारी चीजें होकर पुलिस जब उसे लेकर जा रही थी तो वो जस्ट बाहर जाने ही वाला था कि उसने मुड़कर वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि तुम लोगों ने अपने बच्चों को वहां कब्र के अंदर दफनाकर अकेला छोड़ दिया था। वहां पर कितनी सर्दी थी मैं ही जानता हूं, क्योंकि मैं भी काफी बार वहां कब्रिस्तान में टाइम बिता चुका था। तो मैंने उन सभी को अपने घर पर लाकर पनाह दी थी, न कि तुम्हारी तरह परेशानी आने पर अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया था। पहले तो वहां पर मौजूद लोग यही बात बोल रहे थे कि जनाब इसे सजा दीजिए, लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहां पर मौजूद लोगों ने भी कहा कि जनाब इसका इलाज करवाइए, इसे सजा की नहीं इलाज की जरूरत है। 2012 से 2018 तक उसका यूं ही इलाज चलता है, और आज के टाइम में अगर देखा जाए
तो लोगों का कहना है कि वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।